हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे यूअर करियर पॉइंट। चैनल पे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है। आज टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले चैनल पे 8 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज नाम की प्लेलिस्ट बनाई है। बाकी चैनल पे उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। यूके ट्रिपल एस से आपके अपकमिंग एग्जाम है, जो पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, जिसमें जनरल सिलेबस है। और जनरल सिलेबस में भी 20 नंबर की हिंदी आती है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सिलेबस के अनुसार मैंने इसमें क्वेश्चन पिक किए हैं। थंबनेल में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, दूरदर्शन से हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई। और दूसरा क्वेश्चन है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर मैं चैनल पे वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा। तो उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। मीराबाई मीराबाई यूके ट्रिपल एस सी के जनरल सिलेबस में दे रखा है। जो हिंदी का टॉपिक है ना, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, तो हिंदी के सिलेबस में मीराबाई मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़ी भाषा। राजस्थानी भाषा में कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली। यूके ट्रिपल एस सी ने 31 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था कलर का, उसमें उसने पूछा था कि जो मीराबाई की रचनाएं है ना, वो कौन सी भाषा में लिखी गई उन्होंने। तो आयोग ने आंसर दिया है राजस्थानी मिश्रित भाषा। राजस्थानी मिश्रित भाषा। वैसे ये ब्रज भाषाएं में भी कविताएं, मतलब जो इनकी रचनाएं थी वो लिखा करती थी ब्रज भाषा में। लेकिन आयोग ने आंसर क्या दिया है, उसमें दोनों ऑप्शन थे, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी में राजस्थानी भाषा आंसर दिया है, और किसी बुक में ब्रज भाषा भी दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन फिर रिपीट होगा तो आपको किस साथ जाना है? राजस्थानी भाषा के साथ जाना है। मीराबाई ने राजस्थानी भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी है और ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी है इन्होंने। और ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो मीराबाई की जो रचनाएं हैं ना, राजस्थानी भाषा, वो कौन सी बोली में लिखे गए हैं। तो वो है मारवाड़ी बोली। तो उसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मीराबाई आपके सिलेबस में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ी बोली। राजस्थानी भाषा में कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली में रचनाएं लिखा करती थी मीराबाई। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो ये माना गया है पृथ्वीराज रासो को। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। बहुत फेमस रचना है ये, उसका नाम आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पृथ्वीराज रासो को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य। बी राइट आंसर। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा लिखा जाता है कवयित्री। कवि पुल्लिंग है और कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री। डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रूप में हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। ये यूके ट्रिपल सी ने पूछ चुका है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। इसका विकास किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। यानी ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली में आता है ना शोरसेनी अपभ्रंश, जिसमें राजस्थानी भाषा भी आती है, जिसमें खड़ी बोली या कोरवी भी आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? उत्तरी रूप में हुआ है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, उत्तरी रूप में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्शबोधक विशेषण है। तो स्पर्शबोधक विशेषण कौन सा हो जाएगा? कोमल। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, कोमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा सिलेबस में है,
तो पंक्तियों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे पहले आयोग ने पूछा भी है पंक्तियों से क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? जन्म वर्ष से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 को फर्रुखाबाद यूपी में। और इनकी रचना कौन सी है? इनका काव्य संग्रह है ना एक, यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। यामा, यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की काव्य संग्रह है, ठीक है। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। आप ये बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें कब मिला? तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द होगा संक्रामक। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, संक्रामक। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है? तो ये होता है भाववाच्य। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण क्या होता है? जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, उससे चला नहीं जाता। तो जिसमें भाव फील होता है ना, तो उसमें भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य में क्रियाएं क्या होती है? सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो उर्दू का उपसर्ग कौन सा इनमें से? ये हो जाएगा अल। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू का उपसर्ग कौन सा है इसमें से? अल, डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधा संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत से। तो इसमें प्रकट तत्सम शब्द है, डी राइट आंसर, प्रकट तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? तो अतिथि शब्द का समानार्थी कौन सा नहीं है इनमें से? उत्तर। बाकी अतिथि के समानार्थी क्या क्या होते हैं? यात्री होता है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला होता है, साधु होता है, लेकिन उत्तर नहीं होता है। यानी अतिथि शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? उत्तर, ये नहीं है, बाकी सब है। जब किसी पद में व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो ये हो जाएगा डी। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। और पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य का रूपांतरण कीजिए। तो कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इसका कृत्यवाच्य कैसा होगा? कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, कृत्यवाच्य हो गए, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से हो जाएगा बी, उज्ज्वल। ऐसा लिखा जाता है, उ आधा ज व ल, उज्ज्वल। यूके ट्रिपल एससी ने फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा था ये शुद्ध वर्तनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल, बी वाला। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु, तो प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के अंत में लगता है ना, तो उसमें लू हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तंद्रालु में कौन सा प्रत्यय लगा है? लू प्रत्यय लगा है इसमें, बी राइट आंसर, लू प्रत्यय। चंदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? मलयज। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। चंदन का पर्यायवाची क्या हो गया? मलयज, ए राइट आंसर। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डी, 25 होती है स्पर्श वर्णों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है? आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष। आमिष का विलोम निरामिष। ये भी क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी सचिवालय रक्षा का पेपर हुआ था ना, उसमें आया था। सचिवालय रक्षा का जो पेपर हुआ था
उसमें आया था क्वेश्चन है। आमिष का विलोम क्या हुआ? निरामिष। सी राइट आंसर। इनमें से किस कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? कवियों में राजकुमार के रूप में कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। कवियों में राजकुमार किसे कहते हैं? अमीर खुसरो जी को कहते हैं। सी राइट आंसर। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, कौन से काल का उदाहरण है? ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। वह रोज देर से उठता है, सामान्य वर्तमान काल है। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता है। तो श्याम सोता है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ए राइट आंसर। बाकी सकर्मक है। ये चीज़ें तुम्हारा जो जी ललचाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और बाकी श्याम सोता है अकर्मक क्रिया है। ए राइट आंसर। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अब तब करना, अब तब करना मतलब बहाने बनाना, बहाने बनाना होता है। अब तब करना, बहाने बनाना। मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? खुदा बख्श पुस्तकालय है पटना में स्थित। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना में है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इनमें से विधेयी विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये सारे के सारे हैं उदाहरण इसके विधेयी विशेषण के। मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो ये सारे के सारे विधेयी विशेषण के उदाहरण हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो प्राण एक बहुवचन शब्द है। मेरे प्राण चले गए, उसके प्राण चले गए, ये बहुवचन होते हैं। ठीक है, प्राण कैसा शब्द है? बहुवचन है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये सारे सही हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इन्हें। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्रेष्ठ पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती को यमक अलंकार कहते हैं। अलंकार यूके ट्रिपल के सिलेबस में दे रखा है तो इंपॉर्टेंट रह गए। तो इसमें अलंकार की डेफिनेशन दे रखी है। जैसे यमक अलंकार किसे कहते हैं? भिन्नार्थ अथवा निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती को यमक अलंकार कहते हैं। श्लिष्ट पद में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की प्रयुक्ति को लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो ये सारे के सारे सही हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई आया है, कोई लग गया ना इसमें, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है देखो बाहर कोई आया है, तो इसमें कोई लग गया ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज हिंदी की टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 9 था। मैंने आपसे थंबनेल में 2 क्वेश्चन पूछे थे। दूरदर्शन से हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1965 को दूरदर्शन से हिंदी समाचार पत्र की शुरुआत हुई। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो इसका हो जाएगा सितंबर 1974। सितंबर 1974 से संस्कृत समाचार प्रसारण की शुरुआत हुई आकाशवाणी से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूरदर्शन से हिंदी समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1965। दूसरा क्वेश्चन था, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1974 को। आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया होगा, वैसे मैंने बता दिया है। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, 20 नंबर की हिंदी आती है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।